एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले ना कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी है ना। जब से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है तब से थोड़ी सी है ना गड़बड़ी हमें देखने को मिली है, और वो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ, ये बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहली बात, देखिए, जब बैच शुरू हुआ ना तो इस बैच के शुरू से पहले ही समझ लीजिए, यानी अगस्त महीने में समझ लीजिए कि मेरे है ना आँख में, राइट आई में ना एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। मतलब एक बीमारी होती है जिसमें आँख में नसें वगैरह सूज जाती हैं, तो उसकी वजह से ना डॉक्टर ने बोला कि आप है ना लाइट बहुत ज़्यादा मत देखिएगा और ज़्यादा आंखों को मत खोलिए। तो 8-10 दिन उसमें खराब हो गए थे। ठीक है। इसके बाद फिर है ना अगस्त महीने में रक्षाबंधन का भी फेस्टिवल त्यौहार आ गया, उसमें कुछ छुट्टियां हो गई। और फिर एक गड़बड़ी और हमें देखने को मिली पिछले महीने में, वो थी कैमरे की दिक्कत। एक्चुअली आपको पता है कैमरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑनलाइन क्लासेस का। तो इसमें ना कैमरे में एक गड़बड़ी आ गई थी जिसकी वजह से है ना, मतलब हमारी क्लास बीच में स्टक हो जाती थी, रुक जा रही थी। तो उसका है ना सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा हमें। हमने सोचा कुछ और दिक्कत तो नहीं है किसी वायर में या किसी और डिवाइस में। वो सब भी चेक की है। कैमरा मान लो अगर ठीक से वर्क कर रहा है, फिर अचानक से बीच में स्टक हो गया, तो फिर दूसरा कैमरे का ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आ पाती। जैसे अगर आपको ऑनलाइन कोई चीज़ मंगानी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दिन में आ जाएगा। केवल मेट्रो सिटीज़ में शायद एक दिन में आ जाता है, 24 घंटे में, वरना और किसी जगह तो आपको 2 4 5 10 दिन लग सकते हैं। मैंने अभी भी है ना एक डिवाइस आती है कैप्चर कार्ड, वो ऑर्डर किया हुआ है अलग से, और क्लास में कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो इसलिए। वो भी है ना, ये समझ लो 15 दिन में आएगा टोटल मिला के ऑनलाइन। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना लास्ट जो अगस्त महीना हमारा गया है जिसमें हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी, इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हमें देखने को मिला। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे ऐसा ना हो। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज की क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से 1 मिनट में अपना गाइडेंस दे दूं आपको कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं आने वाले समय में, तो इसलिए आप सभी लोग मेरी क्लासेस को देखिए प्रॉपर तरीके से कम एक बार सुन लीजिए। इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और अगर एमसीक्यू या पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। और अगर कोई इन दोनों ऑफिशियल चैनल से मेरे नहीं जुड़ पा रहा है तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हमें अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों ही मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 4 सितंबर 2024, यानी 4 सितंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज की क्लास में, इसका नाम है बेटा, दैट इज मेमोरी यूनिट्स। ठीक है जी। और इन्हें मेमोरी यूनिट्स को हिंदी में भी हिंदी में बोल सकते हैं, दैट इज मेमोरी इकाइयाँ, ऐसे बोला जा सकता है। बस मैं 1 मिनट का समय लूंगा आप सभी लोगों का, और मैं ये चेक कर लूं कि मैंने लास्ट क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था या नहीं किया था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था ना, वो डिस्टरबेंस हो गया था ना क्लास में।
तो इसलिए वो क्लास फिर है ना हमने हटवा दी है ना। इसलिए भी है ना आपको जो डेट मैं डालता हूँ डेली बेसिस पर उसमें थोड़े अंतर गैप दिखाई देंगे, ठीक है। बट पूरी कोशिश करेंगे अब आगे से ऐसी कोई भी इशू कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, सब कुछ ठीक चलता रहे। तो मंडे टू फ्राइडे जो हमारी क्लास चलती है सोमवार से शुक्रवार वही शेड्यूल रहेगा और अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, ठीक है जी। तो देखिए ये बिल्कुल शुरू से हमें स्टार्ट करना है चैप्टर, इसका नाम है मेमोरी यूनिट्स, हिंदी में इसे मेमोरी इकाइयां कहा जाता है, ठीक है जी। अब इस मेमोरी इकाइयां का या यूनिट्स का जो क्वेश्चन है पेपर में कैसे पूछते हैं, देखो आप अक्सर जब भी कभी कोई मॉक टेस्ट देते होंगे या कोई मेन एग्जाम देते होंगे या दे के आए होंगे तो वहां पर आप अक्सर देखते होंगे बिट बाइट किलो बाइट ऐसे शब्द आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं। बिट बाइट से संबंधित क्वेश्चन भी एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं ना। तो इनका एक बार में अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तो मैं समझता हूं कि इसके बाद कभी भी कोई दिक्कत डाउट परेशानी आपको नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और सारी पॉसिबिलिटी लेकर और इसे खत्म कर देंगे। जनरली एक ही क्लास का ये टॉपिक होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें, ठीक है। देखो जी इस टॉपिक की शुरुआत भी करेंगे हम एक शब्द से और वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को हिंदी में भी डिजिटल कंप्यूटर ही कहा जाएगा और डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है दैट इज बाइनरी नाम के शब्द से, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट आधारित है, किस पर आधारित है, आधारित, ठीक है जी। आधारित है किस पर, तो पता चला कि डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेटा बाइनरी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बाइनरी शब्द का मतलब होता है टू, बाई शब्द का मतलब टू, जैसे डेसिमल में डेसी शब्द का मतलब 10 होता है, ऐसी बाइनरी का मतलब टू होता है। अब इस बाइनरी में बेसिकली दो चीजें आती हैं हमारे सामने, एक तो जीरो और दूसरा वन। एक जीरो भी अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसे भी वन बिट कहा जाता है और एक वन भी लिखा हुआ है तो उसे भी वन बिट कहा जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर आपसे ये कह दिया जाए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में इसे कहा जाएगा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा, तो बेटा इसको है ना बिट कहा जाएगा, केवल बिट कह दो, ठीक है। या वन बिट कह दो एक ही बात है, वन बिट बोल दो या बिट बोल दो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को हम यहाँ पर बिट के नाम से बोल देते हैं। अब इस बिट का भी है ना बेसिकली अपना एक फुल फॉर्म भी होता है, जैसे कि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बिट स्टैंड्स फॉर, यानी कि बिट का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर था बाइनरी डिजिट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम किलो बाइट मेगाबाइट बिट बाइट इन सब की अगर बात करने जा रहे हैं तो इन सब की शुरुआत है ना बिट नाम के एक शब्द से ही होती है, जिसके आगे के टर्म अभी हम यहाँ पर देखेंगे। एक बच्चे ने पूछा है सर जीरो बिट क्यों नहीं हो सकता, जीरो भी तो है, जीरो को भी तो बिट ही कहते हैं। अच्छा आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि यहाँ पर जैसे वन बिट लिखा है तो जीरो बिट क्यों नहीं हो सकता, ये वाला जीरो बिट ऐसे लिखा हुआ है? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीरो को आपने वन बिट बोला है और वन को भी वन बिट बोला है तो जीरो बिट क्यों नहीं बोल सकते, ऐसा कहना चाह रहे हो, तो फिर जीरो पैसे कहाँ होते हैं या होते हैं तो उसे लिखा थोड़ी जाता है। भाई अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास 20 रुपीज़ हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। बट ऐसे कौन बोलता है कि हमारे पास 0 रुपया है, क्या कभी ऐसा बोला जाता है कि मेरे पास 0 रुपए हैं? सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा आपने लिखा है सर स्मॉलेस्ट यूनिट को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर को आपने वन बिट बोला है। हाँ तो बिट कह दो या वन बिट कह दो एक ही बात है ना, वन बिट कह दो या बिट कह दो एक ही बात है। बट इस वाले बिट का मतलब दोनों ही हो सकता है ना, या तो जीरो भी हो सकता है या फिर वन भी हो सकता है।
इज दैट क्लियर और नॉट? बिट जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, वो या तो 0 के लिए या 1 के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है ना? भाई देखो सीधी सी बात है यार, मैंने यहां पर नहीं लिखा, आप ऊपर देख नहीं रहे हो क्या? आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 1 बिट का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 बिट का मतलब 1 भी हो सकता है। तो जब मैंने यहाँ पर बिट लिखा या 1 बिट लिखा, इसका मतलब यही तो है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो इसे आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी आपको पता ही है, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दी थी, वहां पर मेमोरी यूनिट्स नाम की कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां से भी है ना, आप इनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। चलो, तो फाइनली है ना, ये चैप्टर शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है 1 बिट नाम के ही शब्द से। देखो जी, कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है? 1 बिट। अब 1 बिट का मतलब या तो सिंगल 0 भी हो सकता है या सिंगल 1 भी हो सकता है। और दूसरा मैंने बताया कि बिट की फुल फॉर्म होती है बेटा बाइनरी डिजिट। हिंदी में भी बाइनरी डिजिट बोलेंगे और इंग्लिश में भी बाइनरी डिजिट बोलेंगे। वैसे डिजिट शब्द को हिंदी में अंक कहा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म है ना ये, इसलिए बाइनरी अंक ऐसा हिंदी में कभी भी लिखकर नहीं दे सकते। हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में बाइनरी डिजिट ही लिख के देंगे। अब कंप्यूटर में बिट के बाद क्या दूसरी यूनिट आती है? देखो, कंप्यूटर में यह बताया गया है कि अगर आप 4 जीरो एक साथ लिख दें या 4 1 एक साथ लिख दें या 4 0 1 एक साथ लिख दें, अब ये मैटर नहीं करता कि 0 और 1 कहां पर है। आप चाहें तो सारे के सारे जीरो, सारे के सारे जीरो लिख दो, सारे 1 लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो 0 1 0 1, या फिर 0 1 1 0 लिख दो, या 1 0 0 1 लिख दो, या जैसे आपका मन करे वैसे लिख दीजिए। बट मैटर इज दैट कि आपने केवल 4 बाइनरी बिट लिखी हो, यानी 4 बिट ईयरिंग, 4 बिट ईयरिंग, 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट। तो इन 4 बिट के कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर में एक नाम दिया गया है, दैट इज 1 निबल। ठीक है, अब कुछ लोग निबल कहते हैं, कुछ निब्बल कह देते हैं, तो वैसे निबल शब्द ही लिखा हुआ ज्यादातर देखने को मिलता है, और इसका मीनिंग होता है बेटा 4 बाइनरी बिट्स। 4 बाइनरी बिट्स, या फिर केवल आप इसे 4 बिट्स भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मतलब कंप्यूटर में जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक और यूनिट देखने को मिलेगी। उसमें क्या होता है, 8 बाइनरी बिट हमें देखने को मिलेंगी। चाहे 8 जीरो हो सकते हैं, 8 1 हो सकते हैं, या 8 0 1 के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। इट डजंट इवन मैटर कि 0 कहाँ लिखा हुआ है, 1 कहाँ लिखा हुआ है, बट गिनने में है ना, ये टोटल 8 ही होने चाहिए। तो इसको है ना, कंप्यूटर में एक नाम दिया गया है, दैट इज 1 बाइट। ठीक, बाइट को हिंदी में भी बाइट के नाम से ही बोलते हैं, और इसका है ना, इसका मीनिंग होता है 8 बाइनरी बिट्स। अगर बाइनरी शब्द नहीं बोलना तो आप केवल 8 बिट्स शब्द का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है जी? समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखिए, इसके बाद है ना, कंप्यूटर में जो आगे की यूनिट बनाई गई है उसका नाम क्या है? उसे बोला जाता है दैट इज 1 KB। अब के का मतलब क्या है? के का मतलब यहाँ पर किलो होता है। जैसे मैथमेटिक्स में भी हम किलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पर भी के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैंने कैपिटल बी लिखा है ना, ये कैपिटल बी बाइट होगा, इसे गलती से भी आप बिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इवन ये समझ लीजिए कि मैंने अगर कहीं पर बिट लिखना है तो मैं बिट पूरा शब्द लिखूंगा। जैसे यहाँ बिट्स लिखा है तो बिट्स लिखा है पूरा, मैं कभी भी स्मॉल बी नहीं लिखूंगा या केवल अकेला बी नहीं लिखूंगा बिट्स के लिए। अगर अकेला बी या कैपिटल बी आपके सामने लिखा हुआ है तो वो बाइट ही होगा। और जनरली मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में कैपिटल बी ही रिप्रेजेंट किया जाता है बाइट लिखने के लिए, मतलब बाइट के लिए कैपिटल बी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे देखो, इसके बाद है ना केबी, यानी 1 किलोबाइट का यहाँ पर बेसिकली मीन होता है 2 raised to power 10 बाइट, 2 की घात 10 बाइट। अब 2 को है ना 10 बार गुणा कर लें तो एक नंबर निकल के आता है 1024। आगे क्या लिखेंगे? बाइट। बट ये भी ध्यान रखिए कि हम अप्रोक्सीमेशन में
1000 बाइट भी मान सकते हैं 1 किलोबाइट को। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और उसमें ये लिखा हो कि 1 KB यानी 1 किलोबाइट किसके बराबर है, ये बताना है आपको। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया जाए, यहाँ पर लिखा है 1000 बाइट, यहाँ पर लिखा है 2000 बाइट, यहाँ पर लिखा है 3000 बाइट, और यहाँ लिखा है 4000 बाइट। और अब आपसे बोला जाए कि बताओ इसका सही आंसर क्या है, तो 1 किलोबाइट का जो सही आंसर है वो 1024 बाइट होता है। बट क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं। तो आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि 1000 बाइट को भी आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है। बट ऐसा होता क्यों है, क्यों 1000 बाइट को है ना आंसर टिक कर दिया जाता है, वो मैं समझाता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, और एक और नई बात आपको समझाता हूँ। देखो आप चाहे साइड में लिख लेना, क्योंकि इसके नीचे और भी अभी यूनिट आएंगे, तो आप ऐसे साइड में लिख लेना यहाँ पर अपनी नोटबुक में। बट वहाँ इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। एक बात नोट कीजिए यहाँ पर कि जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं ना, मैथ्स की, तो मैथ्स में भी है ना के का मतलब होता है बेटा किलो, ये शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। और वहाँ किलो की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ होती है, जिसको हम 1000 बोलते हैं या लिखते हैं। यस और नो? यस। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी के लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ के का मतलब होता है बेटा कीबी, KIBI। आप बोलेंगे सर ये तो कहीं नहीं देखा हमने, और आपने भी यहाँ पर के का मतलब किलो ही लिखा हुआ है, कीबी क्यों नहीं लिखा फिर? देखिए बेटा मैं आपको बता दूं कि जो जनरल टर्मिनोलॉजी है, यानी कि सामान्यतः जो हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें कंप्यूटर में हमेशा के को किलो ही बोलते हैं। ठीक है। मैं अगर किसी से बोल रहा हूँ भाई कितनी बड़ी फाइल है आपके पास, तो बोलेगा भाई 1 किलोबाइट की फाइल है मेरे पास, है ना। तो इस तरीके से किलो शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है जनरल बोलचाल में। किताबों में भी देखेंगे, लोकल राइटर की किताबों में तो के का मतलब किलो ही लिखा मिलेगा आपको। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ एग्जामिनेशन बोर्ड वाले भी के का मतलब किलो ही लिख कर देते हैं। बट अगर आप स्टैंडर्ड किताबें देखेंगे कंप्यूटर की, तो वहां पर के का मतलब कीबी शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। इस कीबी का बेसिकली मतलब होता है दैट इज 2⁻10, और इसकी वैल्यू होती है 1024। 1000 नहीं होती है। यानी कीबी शब्द का मतलब होता है 1024 और किलो शब्द का मतलब होता है 1000। अब आप बोलेंगे कि सर अगर हम कंप्यूटर के किसी क्वेश्चन में के आ गया है लिखा हुआ के, तो उसे किलो माने या बोले या कीबी माने या बोले? तो देखिए वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पर, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो क्वेश्चन और ऑप्शन वाला होगा ना। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें देखकर आपको पता चलेगा कि के का मतलब कीबी है या किलो है। आप बोलेंगे सर दोनों ऑप्शन आगे पूछ रहा है, बताओ कंप्यूटर में के का मतलब क्या होता है, और 2 ऑप्शन है हमारे सामने, किलो और कीबी दोनों, फिर क्या टिक करेंगे? तो फिर देखो ऐसा हो सकता है, अगर एक ऑप्शन सी पर ऐसा लिखा हो बोथ ए एंड बी, यानी किलो भी बोल सकते हैं और की भी बोल सकते हैं, तो फिर सी ऑप्शन पर टिक करना, क्योंकि वो दोनों ही पॉसिबिलिटी को आपसे जानना चाह रहा है कि के का मतलब किलो भी बोल देता है और की भी बोल देता है। और अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए किलो और की भी, और ऐसा सी ऑप्शन न दे रखा हो जिसपे बोथ ए एंड बी ऐसा लिखा हो, तो फिर की भी पर टिक कर देना, क्योंकि की भी अगर स्पेशली ऑप्शन में लिख कर दिया गया है तो वो वाकई में जानना चाहता है कि स्टैंडर्ड तरीके से के का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, तो आंसर है की भी। अदरवाइज जब भी कभी पूछा जाएगा तो के का मतलब किलो ही लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर के का मतलब किलो लिखा है। आप समझ गए? स्पेशल कंडीशन में ही केवल कीवी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है हमारे पेपर्स वगैरह में, किताबों में, वरना के को किलो ही बोल देते हैं। ठीक है। मतलब नॉर्मल तरीके से पेपर्स में, किताबों में आपको के का मतलब किलो ही मिलेगा, और स्टैंडर्ड वे की अगर हम बात करें तो वहां पर के का मतलब की भी मिलेगा फिर आपको। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कंक्लूजन क्या निकला इस बात का? देखो कंक्लूजन मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, और निष्कर्ष आपको क्या याद रखना है। देखो बेटा निष्कर्ष में ये याद रखना है आपको कि के का मतलब तो किलो ही बोलिए आप, स्पेशल कंडीशन में आप बोलिए कि के का मतलब की भी होता है। दूसरी बात, यहाँ किलो की जो वैल्यू है वो, वैसे तो किलो की वैल्यू मैथमेटिक्स में क्या होती है 10⁻3, बट ये नहीं बोलेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2⁻10। ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो है 1024। और अप्रोक्सीमेशन में भी हम 1024 को 1000 मानकर भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला,
ये निकला। ये बात आपको है ना दिमाग में रखनी है, याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पर भी लिखकर आपको बताई है। समझ में आ गई बात? स्पेशल कंडीशन में ही केवल है ना के का मतलब कीवी आप देखिएगा और आंसर टिक कीजिएगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि कीवी और किलो का मतलब क्या होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना एक और यूनिट आती है कंप्यूटर में, इसे एमबी कहते हैं। एमबी का मतलब होता है बेटा मेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं 2⁻20 बाइट। अब आप बोलेंगे सर जैसे के का मतलब कीवी होता है कंप्यूटर में, स्टैंडर्ड कंप्यूटर में, वैसे एम का मतलब मीबी होता है, मीबी। तो आंसर है जी हाँ। वैसे तो है ना एम को क्या लिखते हैं, मेगा लिखते हैं, बट ये जो मेगा शब्द है ना ये मैथमेटिक्स वाला है, ये कंप्यूटर वाला नहीं होता। ठीक है, बट कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली शब्द होता है मीबी, एम का मतलब, जो कि आपको लोकल राइटर की किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो इसे मैं आप मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी का मैंने कमेंट पढ़ लिया है। बेटा प्रदीप जी, आप जो पूछ रहे हैं ना उसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में दे दी है, आप वहां से जाके सुन लेना, ठीक है? क्योंकि एक ही बात को बार बार बोलूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा सभी लोगों का। देखो, तो फाइनली मेगा का मतलब हो गया 2⁻20 बाइट। अब इस 2⁻20 बाइट को तोड़ सकते हैं ऐसे, 2⁻10 मल्टीप्लाई बाय 2⁻10 और आगे लिखेंगे बाइट। लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर ये दोनों बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है ना? अब 2⁻10 की वैल्यू कितनी होती है, 1024। फिर 2⁻10 की वैल्यू कितनी होती है, 1024, और आगे लिखेंगे बाइट। अब 1024 का 1024 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 10,48,576 बाइट। आप मल्टीप्लाई करके देखना, इतना ही आंसर आ रहा होगा। अब मैथमेटिक्स वाले सर ने हमें ये बताया था कि अगर कोई वैल्यू, जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, इस वैल्यू को है ना अगर आप पढ़ें तो ये 10,50,000 से छोटी संख्या है ना? तो जब 10,50,000 से छोटी संख्या है तो इसे अप्रोक्सीमेशन में क्या कहा जाएगा, इसे अप्रोक्सीमेशन में 10 लाख कहा जाएगा। अगर ये 10,50,000 लिखा होता या 10,50,000 से बड़ी संख्या लिखी होती तब हम इसे 11 लाख बोलते अप्रोक्सीमेशन में, यानी लगभग मान में। तो अगर ये 10,50,000 से छोटी संख्या है तो अप्रोक्सीमेशन में क्या बोली जाएगी, 10 लाख। और 10 लाख को अंग्रेजी में एक नाम से भी बोला जाता है, दैट इज 1 मिलियन। ये मिलियन शब्द आज के समय पर बहुत ज्यादा कॉमन है। आपसे आपने सुना भी होगा, कई बार लोग पूछते हैं या बोलते हैं कि यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर है आपके, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। कुछ लोग कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलोवर कितने हैं, 1 मिलियन फॉलोवर है मेरे। किसी वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं, 1 मिलियन व्यूज हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आज के समय पर है ना मिलियन शब्द बहुत ज्यादा कॉमन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि अगर आपके 1 मिलियन फॉलोवर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 मिलियन व्यूज हैं किसी क्लास वीडियो पर। तो मिलियन है ना आज के समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इस मिलियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 10 लाख। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट 10,48,576 का ही नंबर है। मतलब मोटा मोटी हमें तो यहां देखना है ना, मोटा मोटी बात ये पता चल गई हमको कि 10,48,576 को अगर अप्रोक्सीमेशन में लिखना है तो 10 लाख लिख देंगे। अब देखो, अगर जब आपसे पूछा जाए कि 1 MB यानी 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो आप इसके आगे अप्रोक्सीमेशन में ऐसे लिख लीजिए, दैट इज 1 मिलियन। और बाइट शब्द तो हमें अपने आप से जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो बस इतना ध्यान रखना, जो जो पेपर में आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऐसे ही है कि 1 MB किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन में लिख कर देते हैं 1 मिलियन बाइट के। या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि 1 मिलियन बाइट एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, तो आंसर है 1 मेगाबाइट के। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा, सीधे सीधे सामने लिख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है MB का फुल फॉर्म क्या है। जैसे KB का फुल फॉर्म किलो बाइट था, वैसे ही MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होगा। अमृतेश, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, बट बेटा आप ये जो कमेंट लिख रहे हो इसको डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ क्लास के एंड में, जब मैं बोलूं आज की क्लास खत्म।
अभी केवल वही डाउट पूछिए जो क्लास से संबंधित है, टॉपिक से संबंधित। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कंप्यूटर में अगला एक और शब्द आता है, दैट इज गीगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गीगा कहा जाता है, यानी 1 GB मतलब 1 GB। और इसकी वैल्यू कंप्यूटर में होती है 2⁻30 बाइट। अब इस 2⁻30 को भी हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 और आगे लिखेंगे बाइट। इसको 1024 1024 1024 लिखेंगे, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली एक बहुत बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, और वो नंबर लगभग बराबर होता है 100 करोड़ के, 100 करोड़। और 100 करोड़ को अंग्रेजी में कहा जाता है 1 बिलियन। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है जो बहुत अमीर है और उसे कहा जा रहा है कि ये बिलियनियर है, बिलियनियर, तो इसका मतलब उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी, है ना। तो सीधे आप यहां पर लिख लीजिए कि 1 GB इज अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन बाइट। ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई, सपोज दैट आपके पास कोई पेन ड्राइव है, तो उस पेन ड्राइव में की मेमोरी कैपेसिटी अगर 1 GB की है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें 1 GB मतलब लगभग 100 बिलियन बाइट का डेटा आ जाएगा। 100 करोड़ का, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने 100 बिलियन बोल दिया। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है और वो 1 GB की पेन ड्राइव है, 1 GB की, तो इसका मतलब है कि उसमें 1 बिलियन बाइट का डेटा आ जाएगा, मतलब 100 करोड़ बाइट का डेटा आ जाएगा। या आपकी कोई फाइल है, कोई मूवी है, कोई पिक्चर है, वो 1 GB की है, 1 GB की, तो इसका मतलब है कि उस मूवी को बनाने के लिए जो डाटा इकट्ठा हुआ है वो 1 बिलियन बाइट का, मतलब 100 करोड़ बाइट का डाटा है वो। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है ना, अच्छा ये भी देखो, जैसे मैंने बताया कि मिलियन शब्द है ना सोशल मीडिया पर आजकल काफी फेमस है, ऐसी जीबी या बिलियन शब्द है ना हमारी फाइलों के केस में ज्यादा फेमस है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई पेन ड्राइव है, कोई मेमोरी कार्ड है, वो जीबी में आ रहा होगा, या आपके कंप्यूटर की या स्मार्टफोन की जो रैम है वो जीबी में काउंट की जा रही होगी, या आपकी कोई बड़ी फाइल है, कोई मूवी जैसी फाइल, तो वो जीबी में आ रही होगी। ठीक है। इसके बाद है ना अगला एक और शब्द आता है कंप्यूटर में, मेमोरी यूनिट्स में, जिसे टेरा कहते हैं, टेरा, जिसकी वैल्यू होती है 2⁻40 बाइट। क्या हम 2⁻40 को भी 4 भाग में ब्रेक कर सकते हैं? जी हाँ। 4 बार 1024 लिख सकते हैं? जी हाँ। और फिर जब उन चारों 1024 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा 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 नंबर निकल के आएगा, और उस बड़े से नंबर को अंग्रेजी में एक नाम दिया जाता है जिसे 1 ट्रिलियन बाइट कहते हैं। तो ये अब आप डायरेक्टली यहां पर लिख लीजिए, 1 ट्रिलियन बाइट। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये अक्सर रिपीट मारते हैं पेपर्स में। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये अक्सर रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई बार कंफ्यूजन के चक्कर भी है, चक्कर में हम ये आंसर गलत कर बैठते हैं। बट कंफ्यूजन अब होगा नहीं, ऐसे याद कर लो। यहाँ पर क्या लिखा है? एम, तो यहाँ पर भी क्या है? एम, यानी मेगा बराबर है मिलियन के। यहाँ लिखा है टी, यहाँ का मतलब यहाँ पर भी टी लिखा है, तो टेरा बराबर है ट्रिलियन के। एक अलग है, ये जी है और यहाँ पर बी आता है, तो एक अलग याद करना है, गीगा बिलियन के बराबर होता है, वरना मेगा मिलियन के और टेरा ट्रिलियन के बराबर होता है। ठीक है जी। अब टेरा का एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हमको, जैसे हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, उस हार्ड डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी है ना आपको टेराबाइट में ही मिलेगी। 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मिलेगी। या अगर आप अपने कंप्यूटर में एसएसडी लगवा रहे हैं या एसएसडी लगी हुई आई है, तो वो भी 1 टेराबाइट की हो सकती है। ठीक है। तो नॉर्मल कंप्यूटर में जो डाटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क या एसएसडी लगाई जाती हैं वो टेराबाइट में मिल जाएंगी आपको। इसके बाद है ना 1 पीबी, पी का मतलब होता है बेटा पेटा बाइट, इसकी वैल्यू होती है 2⁻50 बाइट। ठीक है। अब देखो 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि पेटा का जो अंग्रेजी नाम है वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक, बट फिर भी अगर लिखना चाहें तो इसका अंग्रेजी नाम लिख लीजिए, दैट इज 1 क्वाड्रिलियन बाइट के नाम से इसको बोला जाता है। हिंदी में भी क्वाड्रिलियन लिखेंगे और इंग्लिश में भी क्वाड्रिलियन ही लिखा जाएगा, ऐसे पूछते नहीं है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ही पूछते हैं पेपर में। अब ये पेटा शब्द का एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मैं लिखवा देता हूँ। देखो आप नोट करके साइड में कहीं लिख सकते हैं कि देखो पेटा शब्द है ना हमें मिल जाएगा सुपर कंप्यूटर के केस में। जैसे हमारे भारत का एक सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष के नाम से, हमारे भारत का
एक सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष, ठीक है। इस प्रत्युष की जब स्पीड पूछी गई कि कितनी है स्पीड इसकी, तो पता चला कि इसकी स्पीड है दैट इज 6.8 पी फ्लॉप्स, 6.8 पी फ्लॉप्स, FLOPS। अब ये क्या है देखो, 6.8 तो एक नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ जो पी लिखा है ना, इसका मतलब होता है पेटा, और पेटा का मतलब हो गया दैट इज 2⁻50, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखवाया है, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर, ये जो फ्लॉप शब्द यहाँ लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसे बोलते हैं बेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। ये नोट कर लेना साइड में कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है या मेजर किया जाता है, तो इसका सही आंसर है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में, ठीक है। और लिखना चाहें तो लिख लीजिए। नॉर्मल जो कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल साधारण जैसे आपके और मेरे कंप्यूटर हैं, इनकी स्पीड को मेजर किया जाता है मिप्स में या मॉप्स में। लिख लो साइड में कहीं पर, हो सकता है आपसे ये टकरा जाए क्वेश्चन एग्जाम में, मिप्स या मॉप्स। मिप्स या मॉप्स की फुल फॉर्म होती है बेटा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। फिर से सुन लीजिए, मिलियंस ये वाला शब्द, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसकी स्पीड काउंट की जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि प्रत्युष नाम का जो सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया, ये इंडिया का सबसे तेज चलने वाला आज की डेट में सुपर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इस सुपर कंप्यूटर के बाद भी है ना एक और सुपर कंप्यूटर बन गया है जिसका नाम है ऐरावत। ऐरावत ये नाम आपने सुना होगा, एक पौराणिक कथाओं में, हिंदू मान्यताओं में जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें एक हाथी का नाम भी हुआ करता था ऐरावत। ये वही नाम है, मतलब वही नाम है हमारे आज के समय के इंडिया के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का। दुनिया के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम फ्रंटियर है, अमेरिका का। बट ये ध्यान रखना है कि आज 4 सितंबर 2024 को ये क्लास हो रही है, और यही क्लास अगर आप 4 अक्टूबर 2024 को देख रहे हो तब तक आंसर बदल चुका हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर का बनना एक डायनेमिक डेटा है, यानी कि एक महीने बाद हो सकता है इंडिया ही कोई और फास्ट सुपर कंप्यूटर बना ले, या दुनिया में कोई दूसरा देश भी सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना ले, ठीक है। तो ये नाम बदल सकता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हमारे पास एक किताब है उसमें है ना दुनिया का सबसे फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम कुछ और लिख रखा है, आप कुछ और बता रहे थे क्लास में। तो बेटा किताब में डेली बेसिस पे चेंज थोड़ी हो जाएगा। किताब पब्लिश करने वाला व्यक्ति हर एक महीने पे किताब नई अपडेट करके थोड़ी दे सकता है, या जो किताबें छप चुकी हैं बिक चुकी हैं उन किताबों में जाके खुद चेंज थोड़ी कर देगा। तो इसलिए ये आंसर आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलता रहता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेटा का जो है ना, आपको ये जो शब्द पेटा है ये कहाँ देखने को मिलता है? जनरली सुपर कंप्यूटर के केस में। ऐसे ही है ना, इससे एक और बड़ी यूनिट होती है जिसे एक्सा कहा जाता है। एक्सा को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सा बोलेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 2⁻60 बाइट। इसका कोई अंग्रेजी में नाम है? नहीं, इसका कोई अंग्रेजी में नाम नहीं है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको सुपर कंप्यूटर के केस में ही देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? अमेरिका ने, और उसका नाम क्या है? फ्रंटियर। फ्रंटियर नाम का वर्ल्ड का आज की डेट में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। और जब इसकी स्पीड की बात की गई तो पता चला कि इसकी स्पीड है दैट इज 1.102 ई फ्लॉप्स। ये तो एक नंबर हो गया, यहाँ ई का मतलब हो गया 2⁻60, और फ्लॉप्स क्या हो गया? ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड हो गई, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ना हम और फास्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते जाएंगे तो वहां पर हमको ये वाले जो टर्म है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, है ना, ये जो एक्सा शब्द है, एक्सा जो शब्द है ना, ये टर्म है ना हमें और भी एक जगह देखने व सुनने को मिलती है जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट के डाटा को मूव कराने की। मतलब अमेरिका से इंडिया कोई डाटा भेजा जा रहा है,
इंडिया से कोई डाटा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से रशिया जा रहा है, रशिया से चाइना जा रहा है, चाइना से मान लो अफ्रीका जा रहा है, मतलब पूरी दुनिया जो एक दूसरे को डाटा शेयर कर रही है इंटरनेट के माध्यम से, वो भी जो काउंट किया जाता है वो भी एक्सा में ही पहुंच जाता है। जैसे हमारी कोई फाइल है, कोई मूवी है, कोई पिक्चर है, वो है ना पिक्चर वाली फाइल, वो 1 GB की है, तो और बहुत सारी फाइलें होंगी तो जीबी के बाद टीबी में बन जाएंगी, टीबी के बाद फिर पीबी में एक पूरी दुनिया में जो मूव करता है ना, वो भी एक्सा में ही काउंट करता है, काउंट किया जाता है। बट ऐसा मत समझना कि 1 एक्साबाइट, मतलब एक्सा में भी आगे बहुत नंबर होगा। जैसे लाख का मतलब 1 लाख थोड़ी होता है, या 1 लाख थोड़ी हो सकता है, 10 लाख भी तो हो सकता है, 50 लाख भी तो हो सकता है। तो ऐसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्सा में ही काउंट किया जाता है पूरी दुनिया में भेजा जाने वाला डेटा एक दिन में। इसके बाद है ना और बहुत बड़ी यूनिट आती है जिसे कुछ लोग जीटा कहते हैं, कुछ लोग जेटा भी बोलते हैं। इसको है ना 2⁻70 लिखा जाता है। ये जो बड़ी वैल्यू है ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कोई डिवाइस की मेमोरी कैपेसिटी हो, एक ही डिवाइस की मेमोरी कैपेसिटी हो। ये बात समझ में आ गई? ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को है ना आपस में कनेक्ट कर लिया जाए, तब जाके ना जेटा या जीटा बाइट बने। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 100 रुपए हैं, तो बताओ इसका मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग ये भी तो है कि आपके पास 100 रुपए का एक ही नोट हो, या फिर इसका मीनिंग ये भी तो हो सकता है कि आपके पास 50-50 के दो नोट हैं जिनकी वैल्यू 100 रुपए है। समझे या नहीं? तो ये जो आगे की यूनिट मैंने आपको लिखवाई है, जरूरी नहीं है कि ये किसी एक ही डिवाइस की हो, मल्टीपल डिवाइसेस को मिलाकर बोल रहे होंगे कि ये 1 जेटाबाइट है। ठीक है। खैर, इसका है ना एक एग्जाम्पल हमें एक मूवी में भी देखने व सुनने को मिला था, रोबोट, रजनीकांत वाली, पहली वाली जो मूवी थी, उसमें रोबोट बनाया था रजनीकांत ने जिसका नाम था चिट्टी। और जब चिट्टी बन जाता है तो अपने ही एक सीन में वो बोल रहा होता है कि मेरे अंदर 1 जेटाबाइट मेमोरी, यही शब्द इस्तेमाल किया था उसने, जीटाबाइट या जेटाबाइट बोला था उसने। तो बेसिकली वो रोबोट ये बता रहा था कि मेरे अंदर, मेरी मेमोरी में 1 ZB डाटा स्टोर हो सकता है। तो मतलब बहुत हाई लेवल का रोबोट दिखाया गया, या बताया गया उसको वहां पर। ठीक है। इसके बाद है ना एक और यूनिट आती है जिसको 1 YB कहते हैं, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में योट्टा कहा जाता है, जिसकी वैल्यू है 2⁻80 बाइट। बस, ये भी है ना बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक। अब आपको जो याद करना है ना वो यहीं तक याद करना है, केवल योट्टा तक। फिर आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे सर योट्टा के बाद कुछ नहीं होता? होता है, 3 यूनिट और होती है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, केवल नॉलेज के लिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे इसके बाद है ना एक नाम और भी आता है 1 BB। बीबी का मतलब होता है जनरली ब्रोंटो, BRONTO, ब्रोंटो, जिसकी वैल्यू होती है 2⁻90 बाइट। फिर आता है 1 GB। आप बोलेंगे सर जीबी तो फिर से आ गया, जीबी तो यहाँ पे भी लिखा था। तो इस जी का मतलब होता है यहाँ पर जियोप, GEOPE, जियोप बाइट, जिसकी वैल्यू 2⁻100 बाइट होती है। फिर इसके बाद आ जाता है 1 EB। आप बोलेंगे सर ईबी तो यहाँ पर भी लिखा है एक्साबाइट, ये ई का मतलब होता है यहाँ पर बेटा एपिक बाइट, ई एक्सा नहीं होता। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 110 बाइट बस। तो अगर है ना हम योट्टा के बाद की अगर इन मेमोरी यूनिट्स की बात करें, तो 1 ब्रोंटो बाइट, 1 जियोप बाइट और 1 एपिक बाइट भी आगे हमें नाम देखने को मिलते हैं। बट किसी भी एग्जाम में वो सब नहीं पूछा जाता। शायद इसलिए भी नहीं देते होंगे क्योंकि देखो जी यहाँ पर भी आ रहा है और जी यहाँ पर भी आ रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बच्चे कहेंगे जियोप बाइट होगा या ये होगा, तो इतना ज्यादा दिमाग, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछना। ऐसे यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर भी ई लिखा है, तो इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि एपिक है या एक्सा है, तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछते, इसलिए वो यूनिट के कभी भी मैंने आज तक क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं देखे हैं। तो नॉलेज के लिए केवल है ना जो मैंने यहाँ लिखा है साइड में, वो आप याद कर सकते हैं बस। ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैंने पेपर में देखी हैं। अब देखो आपको याद कैसे करना है। ये जो लेटर लिखे ना KMGTPE Z और Y, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिखे नहीं है, ABCD ऐसे तो नहीं लिखे, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं।
तो इन पर क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, छोटी यूनिट कौन सी है। तो इसलिए भी इनको याद रखना जरूरी है सीक्वेंस में। यानी सबसे इन सब में ये जो गोले में या सर्किल जो मैंने बनाए हैं, इनमें सबसे छोटा है किलो, फिर इससे बड़ा मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ये पूरा सीक्वेंस आपको याद करना है। और कभी कभी है ना कुछ छोटे मोटे से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, वो फिर इनसे होते हैं। यानी कि इनकी 2 रेज़ टू पावर वैल्यू को याद करना पड़ेगा। अगर 2 रेज़ टू पावर वैल्यू आपको याद है किसी भी मेमोरी यूनिट की, तो इन पर बनने वाला जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप बखूबी दे पाएंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? ठीक है। तो फाइनली है ना, ये आप है ना यूनिट्स को उतार लीजिए, इनके सीक्वेंस को याद रख लेना, इनकी 2 की पावर वैल्यू को याद रख लेना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को याद रख लेना, और बिट, निबल और बाइट को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, रब कर दूं? अब देखो इन पर बनने वाले कुछ बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है? देखो, सबसे बेसिक क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन तो है ना ऐसे बन सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर बताइए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में इसे कहा जाएगा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बताइए। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। ठीक है बेटा। अब देखो ये है ना, यहीं से हमने शुरुआत की थी। चलो फिर भी इसे क्वेश्चन बना के अगर देखा जाए, तो हम यहाँ पर लिखें जैसे 1 बिट, या केवल बिट लिख दें, ठीक है? या फिर यहाँ लिख दें बाइट, यहाँ लिख दें किलो बाइट, और यहाँ लिख दें मेगा बाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर है, सभी लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 1 बिट या केवल बिट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना कुछ कुछ ऐसी ही भाषा लिखी हुई होगी, और बस ये लिखा होगा स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए क्या है, यानी कि सबसे छोटी इकाई बताओ। सबसे छोटी इकाई बताइए। और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ बेटा इनमें से सही आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बाइट, यहाँ लिखा है किलो बाइट, यहाँ लिखा है मेगा बाइट, और यहाँ लिखा हुआ है गीगा बाइट। अब सही आंसर कौन सा होगा? अब आप बोलेंगे सर आप ही ने तो समझाया था कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, तो बिट तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो बेटा ये नहीं पूछ रहा कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, वो ये पूछ रहा है कि इनमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। इसलिए यहाँ पर बाइट हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, पता नहीं कुछ बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते या क्या इशू है, पता नहीं। कुछ बच्चों ने मेरे को ये फोटो खींच कर भी भेजा व्हाट्सएप पर, जो कि है ना ये इस तरीके का क्वेश्चन या तो किसी मॉक टेस्ट में उन्हें मिला होगा, या किसी किताब में मिला होगा, या किसी पेपर में आया होगा। तब उन्होंने बोला कि सर आपने बताया था कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और वहां लिखा था कि सबसे छोटी इकाई बताइए, और ऑप्शन में बिट दे ही नहीं रखा था। तो क्यों ऐसा हुआ? तो बेटा क्वेश्चन को भी समझना है, अपना आईक्यू लेवल भी तेज रखना है आपको। यहाँ कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं उनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसके बाद है ना अगला एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ लेंगे कि बताइए एक निबल में कितने बाइट होते हैं। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो लिखा होगा 1 बाइट, या फिर लिखा होगा 2 बाइट, या फिर लिखा होगा 3 बाइट, या फिर लिखा होगा 1.5 बाइट, यानी 1.5 बाइट। अब इसका सही आंसर क्या है? देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि निबल का मतलब होता है 4 बाइनरी बिट, यानी कि 4 बाइनरी बिट। और 1 बाइट कितना होता है? उसमें 8 बाइनरी बिट होती हैं। तो 1 बाइट में अगर 8 बाइनरी बिट हैं, तो 4 4 बिट के 2 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो 2 ग्रुप का मतलब क्या हो गया? एक निबल और एक निबल, है ना? तो इसका मतलब सीधा सा हो गया ना कि एक निबल क्या होगा? एक निबल 1 बाइट का आधा होता है। बताओ समझ में आ गया नहीं? एक निबल आधा बाइट होता है। अब यहां पर क्या पूछा है कि एक निबल में कितने बाइट होते हैं।
ओहो, एक मिस्टेक हो गई हमसे ऑप्शन में, यहाँ पर 1.5 लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा, ये इसको 0.5 लिखना चाहिए था मेरे को। ठीक है, हाँ मिस्टेक हो गई, वो 1.5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 0.5 लिखना चाहिए था, माफ कीजिएगा। तो सीधी सी बात है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दैट इज 0.4 बाइट, 0.5 बाइट। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, आंसर हो जाएगा 0.5 बाइट। अब इसी बात को है ना, अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, दैट इज आधा बाइट। ठीक है भाई, सीधी सी बात है या नहीं भाई? अगर एक निबल में कितने बाइनरी बिट होते हैं? 4 बाइनरी बिट, और 4 क्या होता है? 8 बाइनरी बिट का आधा ही तो होता है, तो आधा बाइट हो गया, या फिर 0.5 बाइट हो गया। तो माफ कीजिएगा, मैंने गलती से 1.5 लिख दिया था, 0.5 लिखना चाहिए था। ठीक है, या फिर यहीं पे भी लिख दो, दैट इज आधा बाइट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका अपोजिट कर लेते हैं। सपोज दैट कि क्वेश्चन नंबर 4 में ना ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि एक बाइट बराबर कितने निबल होता है, कितना निबल होता है। तो देखो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इस तरीके से, 1 निबल, ऑप्शन बी पर लिखा होगा 2 निबल, ऑप्शन 3 पर लिखा होगा 3 निबल, और ऑप्शन डी पर लिखा होगा हाफ निबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो सीधी सी बात है कि एक बाइट में है ना आपको कितने बिट्स मिलती हैं? 8 बाइनरी बिट, और एक निबल कितने बाइट बिट्स का होता है? 4 बिट्स का होता है। तो सीधी सी बात है कि आपको 2 निबल की आवश्यकता पड़ेगी 4 बिट के, 4 मिलके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल्स। समझ में आ गया ना? मतलब यहां पर हो जाएंगे 8 बाइनरी बिट, और यहां पर हो जाएंगे 4 + 4, है ना? और 4 क्या होता है? 1 निबल, फिर 4 क्या होता है? एक और निबल, तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए? 2 निबल हो गए। तो इसलिए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ना ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए बिगेस्ट यूनिट कौन सी है, बिगेस्ट यूनिट का नाम बताइए, है ना? हिंदी में लिखा जाएगा सबसे बड़ी इकाई। इसलिए मैंने आपको बोला था कि उनका सीक्वेंस याद रखना बेटा, वो तभी बता पाओगे आप इस क्वेश्चन का आंसर जब आपको वो सीक्वेंस याद होगा। जैसे यहाँ लिखा है केबी, यहाँ लिखा है पीबी, यहाँ लिखा है ईबी, और यहाँ लिखा है जीबी। अब बताओ इनमें सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूं। इसमें बोलेगा कि करेक्ट ऑर्डर बताइए, करेक्ट ऑर्डर। ये बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, और वहां ऐसे लिख देते हैं केबी से बड़ा है जीबी, जीबी से बड़ा है टीबी, और टीबी से बड़ा है एमबी। एक ऑप्शन पे आपको लिखा मिल जाएगा केबी, इससे बड़ा है एमबी, इससे बड़ा है टीबी, और इससे बड़ा है जीबी। एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको केबी, इससे बड़ा है दैट इज जीबी, इससे बड़ा है टीबी, और इससे बड़ा है दैट इज ईबी। और एक ऑप्शन मिल जाएगा केबी, इससे बड़ा है टीबी, इससे बड़ा है ईबी, और इससे बड़ा है पीबी। तो बताइए विच ऑप्शन इज राइट? देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा, देखो किलो से बड़ा होता है मेगा, जो कि नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। मेगा से बड़ा होता है गीगा, ये दे रखा। गीगा से बड़ा होता है टीवी, जो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। टीवी से बड़ा होता है पीवी, ये दे रखा। पीवी से बड़ा होता है ईबी, ये दे रखा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलो से बड़ा मेगा, जो दिया नहीं है। मेगा से बड़ा टेरा, जो दिया नहीं है। टेरा से बड़ा पेटा, जो दिया हुआ है। पेटा से बड़ा एक्सा, तो दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। इसमें यह बताना है कि कौन सा क्रम हमारा सही है। अब इस ऑप्शंस को, इन ऑप्शंस को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा रहा है ना? यानी पहले छोटे दिख रहे हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है। अब देखो किलो से बड़ा गीगा होता है, हाँ किलो से बड़ा। आप बोलेंगे सर किलो से बड़ा तो मेगा होता है। अरे कोई बात नहीं, जब किलो से बड़ा मेगा है और मेगा से बड़ा गीगा है, तो किलो से बड़ा गीगा भी तो हो गया।
तो किलो के आगे गीगा भी आता है, गीगा से आगे टेरा भी आता है, बट टेरा के आगे एम भी नहीं आता, वो पीछे आता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। किलो से बड़ा मेगा होता है, ठीक है, मेगा से बड़ा टेरा होता है, ठीक है, टेरा से बड़ा गीगा होता है, नहीं, पीछे होता है टेरा से, तो ये भी गलत हो गया। किलो से बड़ा गीगा होता है, हाँ, गीगा से बड़ा टेरा होता है, हाँ, और टेरा से बड़ा एक्सा होता है, हाँ, ये ऑप्शन सही है। किलो से बड़ा टेरा होता है, हाँ, टेरा से बड़ा एक्सा होता है, हाँ, एक्सा से बड़ा पेटा होता है, नहीं, पेटा पीछे होता है, एक्सा से बड़ा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है ना इस तरीके का पूछा जा रहा है और देखने को मिल रहा है हमको, जिसमें ये यूनिट्स लिख देते हैं और सही ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए 1 TB यानी 1 TB की वैल्यू कितनी होगी, और 4 ऑप्शन देंगे आपको, दैट इज 1024 KB, यहाँ लिखेंगे 1024 MB, यहाँ लिखेंगे 1024 GB, और यहाँ लिखेंगे 1024 TB। बताइए विच ऑप्शन इज राइट। 1 TB का सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ये जो यूनिट्स हैं इनकी जो 2 वाली वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू है ना, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर वही वैल्यू काम करती हैं। देखो, मैंने आपको समझाया था कि 1 TB इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 2 40 बाइट। तो जिस ऑप्शन में 2 40 बाइट लिखा हुआ मिल जाएगा वही हमारा सही आंसर है। अब देखो, पहले तो मैं बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ, फिर है ना माइंड में करके देखेंगे, है ना, क्योंकि ये बिना पेन और पेपर के भी आप आंसर दे सकते हो। देखो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 1024, जो कि होता है 2 की पावर 10 की वैल्यू लिखवाई थी अभी, और यहाँ क्या लिखा है, के की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है 2 की पावर 10, और ये क्या लिखा है, बाइट। ये सब मिला के हो जाएगा 2 की पावर 20 बाइट। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, नहीं, गलत हो गया। ये क्या लिखा है, 2 की पावर 10, और m की वैल्यू होती है बेटा 2 की पावर 20, ये मिला के क्या हो जाएगा, 2 की पावर 30 बाइट हो जाएगा। क्या ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, नहीं। ये क्या लिखा है, 2 की पावर 10, और मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू मैंने लिखवाई थी आपको 2 की पावर 30 बाइट। तो देखना बेटा, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2 की पावर 40 बाइट। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हाँ, तो यही आंसर है। फिर भी इसे चेक कर लेते हैं, ये हो गया 2 की पावर 10, और टी की वैल्यू होती है 2 की पावर 40 बाइट, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 2 की पावर 50 बाइट। ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, बट इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, 2 की पावर 10 और के की वैल्यू 2 की पावर 10, 10 + 20 गलत, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 20 + 10 30 गलत, 2 की पावर 10 और जी की वैल्यू 2 की पावर 30, 30 + 10 40, यही हमारा आंसर है। तो ये सब लिखने की भी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। कुछ लोग रट्टा मारते हैं, पता है, रट्टाफिकेशन लगा लेते हैं कि जैसे यहाँ पर टेरा लिखा हुआ है तो जहाँ गीगा लिखा हो वही हमारा सही आंसर है, जबकि ऐसा हमेशा सही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम आगे बढ़ें और अगर हमसे फिर से पूछा जाए कि 1 TB यानी 1 TB किसके बराबर है, और अब ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे, 2 की पावर 10 KB, 2 की पावर 20 MB, 2 की पावर 30 GB, और 2 की पावर 40 TB। अब बताइए विच ऑप्शन इज राइट, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आप बताइए, तब तक मैं एक क्रम लिख रहा हूं। ठीक है, देखो रटना है आपको तो रट सकते हो, है ना, जैसे एक क्रम होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 KB कितना होता है, तो ये होता है 1024 बाइट। फिर 1 MB कितना होता है, तो ये होता है 1024 किलोबाइट। और फिर होता है 1 GB, तो ये होता है 1024 मेगाबाइट। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 1 TB इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 गीगाबाइट होता है। यानी जो पीछे वाला लेटर है ना वो यहाँ आ जाता है, और 1024 के साथ लिख दो तो अगली यूनिट पता चल जाती है ना। ये रटने वाली बात है कि गीगा का मतलब इतना होता है, इसका मतलब इतना होता है। अरे जब आपको पता है मेथड कि कैसे सॉल्व करते हैं तो आप निकाल लोगे, तो इसको आगे लिखते जाना, फिर इसको आगे लिखना, क्या जरूरत पड़ रही है ही नहीं जरूरत। तो जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, उनके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ क्या लिखा है, 2 की पावर 20,
लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी है। और m की वैल्यू है यहाँ पर 2 की पावर 20। अब 20 + 20 मिलके कितना हो जाता है, 2 की पावर 40 हो जाता है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। क्योंकि टेरा की जो वैल्यू वो कितनी होती है, 2 की पावर 20 वाइट होती है ना, 2 की पावर 40 वाइट। टेरा की जो वैल्यू है 1 टेराबाइट की, वो कितनी है, 2 की पावर 40 बाइट। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? हाँ, इसलिए ऑप्शन सही है। अब जो लोग रट्टा मारते हैं ना, उनको क्या गड़बड़ी हो जाती है उनके साथ, तो इसलिए उनका गलत हो जाएगा यहाँ पर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर गीगा वाला आंसर सही होना होता तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 2 की पावर 30 और जी की वैल्यू होती है 2 की पावर 30। 30 + 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये सॉरी, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक और पॉइंट, ये जो 1 TB लिखा है ना मैंने, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1 TB के ही कई सारे, मतलब 1 TB को लेकर ही हमेशा क्वेश्चन बनाया जाता हो। ये किसी भी मेमोरी यूनिट को लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है और उसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टीबी का एग्जाम्पल ले लिया बस, है ना। जैसे 1 TB की वैल्यू कितनी होती है, 2 रेज़ टू पावर, या फिर ऐसे लिखिए, सबसे पहला जो आंसर इसका सही हो सकता है वो है 1024 GB, जो ज्यादातर जगह लिखा हुआ आएगा, ये भी सही है। अब इसके बाद देखिए, क्या 1 TB की वैल्यू 2 की पावर 10 GB हो सकती है? हाँ, ये भी सही है। क्या 1 TB की वैल्यू 2 की पावर 20 MB हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकती है। हो रहा देखो। क्या 1 TB की वैल्यू 2 की पावर 30 KB हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकती है। क्या 1 TB की वैल्यू 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 MB, ये भी सही हो सकती है? हाँ, ये भी सही है। यानी मोटा मोटी बात हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि क्वेश्चन हमारा सेम ही है, 1 टेराबाइट, बट उसके जो आंसर हैं वो कई आंसर हो सकते हैं, कई सॉरी, वो कई सारे आंसर सही हो सकते हैं। बट है ना, ये हमें पता कैसे चलता है? ये पता चल जाता है हमें 2 की पावर वाली वैल्यू को याद करने से, है ना। क्योंकि देखो, सॉरी, जैसे देखो 2 की पावर 10 और जी की वैल्यू 2 की पावर 30, 40 हो गया। 2 की पावर 20 और एम की वैल्यू 2 की पावर 20, 40 हो गया। 2 की पावर 30 और के की वैल्यू 2 की पावर 10, तो 10 + 30 कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ देख लो, 2 की पावर 10 ये होता है 2 की पावर 10, और एम की वैल्यू होती है 2 की पावर 20, तो 20 + 10 + 10 ये भी 40 हो गया। तो आई होप सो, मैं समझता हूं कि अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, है ना, आपके सामने आ जाए, तो आप इनका आंसर बखूबी दे सकते हैं। यस और नो? इसमें आप कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं आगे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, समझिए इस बात को। देखो, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है। तो इसका सही आंसर था 8 बाइनरी बिट्स। 8 बाइनरी बिट्स, या फिर इसी बात को है ना, हम केवल 8 बिट्स भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है या नहीं। बट कभी कभी क्या होता है बेटा, कि हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा, ASCII, ये नाम लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एस की कोडिंग सिस्टम, या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा इन इनिशियली। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा आता है। ऐसा लिखा आ जाता है इन इनिशियली, इनिशियली एस की कोडिंग सिस्टम, एस की कोडिंग सिस्टम, और आगे लिखा होता है हाउ मैनी बिट्स इन 1 बाइट, 1 बाइट। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसे हिंदी में बोलेंगे कि शुरुआत में, ऐसे लिख लीजिए, शुरुआत में एस की कोडिंग प्रणाली में, एस की, अब ये एस की क्या होता है चिंता मत कीजिए, अभी बताऊंगा। पहले लिख लो, एस की कोडिंग प्रणाली में 1 बाइट में कितनी बिट्स होती थी, कितनी बिट्स होती थी, बिट्स
होती थी। ये है हमारा मुख्य क्वेश्चन। अब इसका सही आंसर जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा कीबोर्ड को समझना पड़ेगा। कीबोर्ड से ही शुरू करते हैं। देखो, आपको पता है ना, कीबोर्ड पर आप टाइपिंग, कीबोर्ड से आप टाइपिंग करते हैं और जो भी आप टाइप करते हैं वो मॉनिटर स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखाई देता है ना। तो जस्ट सपोज दैट आपने कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस किया, तो आपने कभी सोचा कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता होगा कि मैं कीबोर्ड से यही वाली की दबा रहा हूँ? आप बोलेंगे सर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें हमें क्या सोचना, जैसा बना हुआ है हम यूज करते जा रहे हैं। तो बेटा सोचना चाहिए, इंसान है, दिमाग है, तो ये बातें हमारे दिमाग में भी आनी चाहिए कि ऐसा हो कैसे रहा है। इसी को बोलते हैं आईक्यू लेवल बढ़ाना अपना। तो बेसिकली जब हम कीबोर्ड से ना कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि हमने कैपिटल ए ही प्रेस किया है? तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में एक एस्की कोडिंग प्रणाली पहले से मौजूद है ना। ये एक कोडिंग प्रणाली है जिसमें एस्की कोडिंग सिस्टम का एक नंबर पहले से लिखा हुआ है, दैट इज 65। यानी जैसे ही आप कीबोर्ड से कैपिटल ए दबाते हैं तो कंप्यूटर को एक 65 वैल्यू मिल जाती है कीबोर्ड के थ्रू, और ये पहले से लिखी हुई है एस्की कोडिंग प्रणाली के अंदर। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा, यही लिखा हुआ है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, या कंप्यूटर के दिमाग को समझ में नहीं आता। किसे? सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू तो समझता है 0 1 वाली भाषा। तो इस डेसिमल नंबर को हमें बदलना पड़ता है 0 1 में, और 0 1 में जब आप बदलेंगे इस नंबर को तो ये वैल्यू निकल के आएगी। अब आप बोलेंगे कि ये जो बाइनरी में आपने नंबर लिखा है ये सही है, ये गलत है? तो बेटा देखो, ये जो नंबर लिखा है मैंने, ठीक, ये इसी का ही बाइनरी नंबर है 65 का। अब आप बोलेंगे ये कैसे निकला? तो बेटा देखो, हम है ना इस पूरे बैच के लास्ट में एक चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम के नाम से, तो वहां पर आपको बताऊंगा मैं आपको कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। किसी किन्हीं मतलब कुछ लोगों को अगर ये जल्दी है जानने की, तो आप वीओडी वाले सेक्शन में चले जाना और वहां पर जाके नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो वहां पर आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल कैसे निकालते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं, ये सब बातें आपको वहां पर पता चल जाएगी। बट फिलहाल के लिए अभी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 65 लिखा हुआ है तो उसका बाइनरी आएगा ये, और इसी बाइनरी नंबर को आगे भेज दिया जाएगा हमारे कंप्यूटर के दिमाग सीपीयू के पास इनपुट की फॉर्म में। सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होगी और एक आउटपुट जनरेट होगा जो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर टाइप होते हुए दिखाई देता है। यस और नो? यानी इधर तो आपने कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस किया और उधर मॉनिटर स्क्रीन पर आपको कैपिटल ए दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में ना ये सारी प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली होता क्या था कि ये एस्की कोडिंग सिस्टम के अंदर शुरुआत में ये टोटल कितने बिट्स होती थी? 7 बाइनरी बिट्स, और इसी को ही एक बाइट कहा जाता था पहले। इसी को क्या बोलते थे? एक बाइट के नाम से बोला जाता था। तो जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है कि इनिशियली एस्की कोडिंग सिस्टम में हाउ मेनी बिट्स इन 1 बाइट, यानी कि शुरुआती दौर में एक बाइट में कितनी बिट्स हुआ करती थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा 7 बिट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। या इसी बात को प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख लो, एक बाइट बराबर 7 बिट्स। अब आप बोलेंगे सर ये तो 2 आंसर हो गए, एक बाइट बराबर 7 बिट्स भी है और 1 बाइट या एक बाइट बराबर 8 बिट्स भी होता है। तो फिर हमें क्लियर कैसे होगा कि हम 7 पर टिक करें या 8 पर टिक करें? तो इसकी ट्रिक समझ लो। ट्रिक ये है बेटा कि अगर कभी भी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी लिखकर नहीं पूछा जा रहा हो, बस इतना पूछ रहे हो कि एक बाइट बराबर कितने बिट्स होती हैं, तो हमेशा 8 पे ही टिक करना है। फिर सुन लो, ये लिखा हुआ बस 1 बाइट और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा, बस ये पूछा है कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितने बिट्स होती हैं, तो 8 पे ही टिक करना है। बट अगर किसी क्वेश्चन की भाषा में ये शब्द आपको आ जाए, ये शब्द देखने को मिल जाए एस की, बट आप 8 का कॉन्सेप्ट भूल जाना। अब आपको 8 की जगह हर जगह 7 को कंसीडर करना है, 7 को ही कंसीडर करना है। अब समझ में आ गई बात? एक्चुअली हुआ क्या था कि इस कोडिंग सिस्टम को जब बनाया गया था शुरुआत में, तो इसमें 7 बिट रिप्रेजेंट की जाती थी किसी भी कोड के लिए। देखो एक बात और बता दूं, ये कहलाता है कैरेक्टर, ये कहलाता है कोड, और ये कहलाता है 0 1 का कॉम्बिनेशन। तो शुरुआत में एस्की कोडिंग सिस्टम में यही चीज अपनाई गई, यानी किसी कैरेक्टर के लिए, किसी कोड के लिए 0 1 के जो कॉम्बिनेशन थे वो 7 बिट के लिखे गए थे। बट ये कोडिंग सिस्टम पड़ गया छोटा, तो इसको बाद में फिर दोबारा एक्सपेंड करके बनाया गया, जिसमें हर एक कैरेक्टर या कोड के लिए 8 बाइनरी बिट लिखी जाने लग गई। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है नहीं? फिर से सुन लो।
कि ASCII कोडिंग सिस्टम में शुरुआत में किसी कैरेक्टर के लिए या किसी कोड के लिए 7 बाइनरी बिट होती थी। फिर जब ये पूरा कोडिंग सिस्टम थोड़ा छोटा पड़ा तो और बड़ा कोडिंग सिस्टम बनाना पड़ा, और उस और बड़े कोडिंग सिस्टम में फिर क्या हुआ, चेंज या बदलाव क्या हुआ इसी कोडिंग सिस्टम में, कि एक कैरेक्टर के लिए या एक कोड के लिए 8 बाइनरी बिट लिखी जाने लगी, यानी यहां जो 7 है वो 8 हो जाएंगी बस। तो उसी की वजह से ये चीज हम आजकल बोलते हैं कि एक बाइट में 8 बाइनरी बिट होती हैं। आप समझ में आ गई बात या नहीं? नोट कर लीजिए। तो आई होप सो है ना, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया? अब आगे देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ASCII कोडिंग सिस्टम अगर 7 बिट का यूज कर रहा है, जैसे कि यहां क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन बना लो। ASCII कोडिंग सिस्टम 7 बिट्स का उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ASCII कोडिंग सिस्टम 7 बिट का यूज कर रहा है तो कितने कैरेक्टर ठीक है, कैरेक्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। तो कितने कैरेक्टर्स यानी कि वर्णों को बनाया जा सकता है, देखिए प्रॉपर अगर इंग्लिश में कहना है तो इंग्लिश में भी प्रॉपर लिख सकते हैं। आप कह सकते हो कि ऐसे बोल सकते हैं कि या ऐसे लिख सकते हैं, इफ ASCII कोडिंग सिस्टम या ASCII कोडिंग सिस्टम इफ इट इज यूजिंग 7 बिट्स देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस। फिर से सुन लो, ASCII कोडिंग सिस्टम यूजेस 7 बिट्स देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस। तो बेटा ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होगा। देखो आपको करना क्या है, 2 की पावर n में n की वैल्यू पुट कर देना। ये n क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ बिट्स होता है। तो इसलिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 की पावर 7 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 128 कैरेक्टर्स। यानी टोटल मिला के कितने वर्ण हो जाएंगे? 128 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के लिए पूछा जाए, मान लो ये भी तो ASCII कोडिंग सिस्टम का नया वर्जन था भाई, 8 बिट वाला नया वर्जन बनाया गया था ना। तो इसके लिए अगर ये पूछा जाए यहां पर कि अगर मान लीजिए 8 बिट का यूज कर रहा है तो फिर 2 की पावर 8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 256 कैरेक्टर। यानी कि जब नया वाला जो वर्जन बनाया गया ASCII कोडिंग सिस्टम का, तो उसमें 8 बिट का अगर इस्तेमाल किया गया है किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने के लिए, तो उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स होंगे पूरे कोडिंग सिस्टम में? तो आंसर होगा 256। बट ज्यादातर केस में यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 बिट वाला, ये ध्यान रखना। ऐसे पूछ लेते हैं कि ASCII कोडिंग सिस्टम 7 बिट का यूज कर रहा है तो बताओ कितने कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा इसका बेटा 128। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? आई होप सो कि ये बात आप सभी लोगों को समझ में प्रॉपर तरीके से आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर है ना कुछ कोड लिखवाने जा रहा हूं। जैसे कि कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर कैपिटल A फिक्स है, या कैपिटल A का जो 65 आपने लिखा है ये फिक्स होता है? हाँ ये फिक्स होता है। तो आप इसे ऐसे लिख लो। ये ऊपर वाला तो नोट कर लिया होगा आपने, ऊपर वाला तो नोट कर ही लिया होगा आपने, है ना? ये भी नोट कर लिया होगा। देखो ऐसे लिख लीजिए यहां पर कि अगर मैं ASCII कोडिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर कैपिटल A का कोड होता है 65। तो कैपिटल B का भी कोड होता है, हाँ कैपिटल B का कोड होता है बेटा 66, कैपिटल C का कोड होता है 67, कैपिटल D का कोड होता है 68, और एंड सो ऑन, आगे चलते जाइए। तो आप सभी को अगर आप सारे कोड वगैरह लिखेंगे यहाँ पर, तब फाइनली आप देखेंगे कि कैपिटल A का कोड अगर 65 है तो कैपिटल Z का कोड आएगा बेटा 90 पर, 90 वाली पोजीशन पर, ठीक है। फिर 91, 92, 93, 94, 95, ठीक है, और 96, इतनों पर है ना कुछ और लिखा हुआ है। ये पूरा एक कोडिंग सिस्टम है। इसे ऐसे समझ लो जैसे कीबोर्ड पर आप जो भी चीजें देख रहे हैं, अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, सब चीज के लिए कोड लिखा होता है पहले से।
तो 91 से लेकर 96 तक कुछ और कोडिंग सिस्टम है बीच में, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आता। फिर शुरू किए गए हैं इस कोडिंग सिस्टम में स्मॉल लेटर्स में अल्फाबेट। तो स्मॉल ए का अल्फाबेट कोड होता है 97, तो ऐसे ही स्मॉल जेड का कितना होगा, दैट इज 122, यानी कि 122। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 0 से 1 का लिखना चाहें तो 0 से 1 का, मतलब 0 से 9 तक का लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो। 0 का होता है बेटा 58, नहीं 57 होता है, ओए होए, 0 का होता है 47 और 9 का होता है 58। जीरो का 47 है और 9 का 58, यही होगा। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 और 58, ज्यादा हो गया क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ज्यादा हो गया। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, रहने दो इसको, है ना। ये 40 से 49 से शुरू होता है क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही है शायद, 49 से शुरू होता है। या मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसे चेक ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। बेकार में गलत लिख जाए तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। माफ कीजिएगा, दिमाग से है ना स्किप हो गया मेरे अभी। ओहो, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये चीज आप खुद से भी है ना, अगर देखना चाहें इंटरनेट पर तो खुद से भी देख सकते हैं। एस की टेबल, एस की टेबल में बेटा 65 वाला ये तो सही है हमारा, है ना। स्मॉल और कैपिटल लेटर्स वाला तो ठीक है। ये रहा 48 से लेकर 57 तक होता है बेटा, 48 से लेकर 57 तक। ठीक है जी। तो माफ कीजिएगा, दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे। ये होता है 48 से, 48 से लेके 57 तक होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। वैसे 0 से लेके 9 तक के जो कोड है ना, वो कभी एग्जाम में नहीं आते, यही पूछते हैं ज्यादातर केस में तो। ठीक है। और उसमें भी ऐसे बीच वाले याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप कैपिटल ए का और स्मॉल ए का याद कर लेना। कैपिटल ए का होता है दैट इज 65 और स्मॉल ए का होता है 97। ठीक है। एक बच्चे का कमेंट है, सर ये किसकी यूज में आता है? ये कीबोर्ड में आता है। जैसे आप कीबोर्ड से कैपिटल ए दबा रहे हैं तो कंप्यूटर को है ना फाइनली 65 नंबर मिल जाता है, फिर उस 65 का है ना बाइनरी चेंज करते हैं, फिर बाइनरी पहुंचता है हमारे सीपीयू के पास कंप्यूटर में। सीपीयू तब समझ पाता है कि आपने कीबोर्ड से क्या दबाया है, और तब जाके है ना आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर वो कैपिटल ए लिखा हुआ आता है। आप टाइपिंग नहीं करते हो कीबोर्ड से, जब आप टाइपिंग करते हो तो जो भी लेटर अल्फाबेट वगैरह लिख रहे हो सब कीबोर्ड, सब मॉनिटर पर लिखे हुए आ रहे होते हैं। तो कीबोर्ड से इधर आप लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, मॉनिटर पर दिख रहा है, ये इसके बीच की कहानी है। तो पेपर में ये पूछ लेते हैं कि बताइए अगर एस की कोडिंग सिस्टम में कैपिटल ए का कोड 65 है तो बताओ कैपिटल एफ का क्या होगा, ऐसे पूछ लेते हैं। और या फिर इनकी जरूरत है ना तब पड़ती है हम जब नंबर सिस्टम वाला टॉपिक करते हैं, वहां पर भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। नंबर सिस्टम समझ गए ना, डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल जब करते हैं तो वहां पर भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे स्मॉल ए का कोड अगर 97 है तो स्मॉल एफ का कोड क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
बट ये ध्यान रखना, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, कि अगर एस्की शब्द लिखा हुआ आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो फिर 7 वाले को याद रखना। नॉर्मली बस याद रखना है कि एक बाइट में 8 बाइनरी बिट होती है। एक बच्चे ने लिखा है सर कैपिटल ए लिख दें तो 65 बनेगा। हाँ, बनेगा नहीं मतलब पता चलेगा, ये तो पहले से लिखा हुआ है ना भाई। हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से कोडिंग सिस्टम है एस्की के नाम से, उसमें पहले से लिखी हुई है ये बातें, यानी 65 पहले से लिखा हुआ है। अब आपने कीबोर्ड से जैसे ही ए दबाया तो ये ए के लिए 65 लिखा हुआ पहले से, यानी कि एस्की कोडिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि आप कीबोर्ड से कैपिटल ए दबा रहे होगे, क्योंकि जो बटन दबाओगे उसी का सिग्नल तो आगे अंदर जाएगा कीबोर्ड से कंप्यूटर के अंदर। तो वहां एस्की कोडिंग सिस्टम में पता चल जाएगा कि आपने ये वाला सिग्नल दिया है, मतलब ये वाली वैल्यू दी है। ये वाली वैल्यू को है ना फिर बाइनरी में चेंज कर दिया जाएगा कंप्यूटर के अंदर ही अंदर, तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। फिर इसी वैल्यू को हमारे कंप्यूटर के दिमाग को भेजा जाएगा सीपीयू को, तब जाके सीपीयू एक आउटपुट जनरेट करेगा और मॉनिटर स्क्रीन पर ए टाइप करके दिखाता है। वो इस तरीके से आप जो टाइपिंग कर रहे होते हैं वो हमारे मॉनिटर पर दिख रही होती है। समझ में आ गई बात? चलो, तो फाइनली ये है ना पॉइंट याद रखना, ठीक। और अब है ना मैं आपको लिखवा देता हूं अभी तक के कोडिंग सिस्टम के नाम। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एस्की कोडिंग सिस्टम ही बनाया गया है या कोडिंग प्रणाली ही बनाई गई कंप्यूटर के लिए। समय समय पर और भी कोडिंग प्रणाली बनाई गई हैं और नई कोडिंग प्रणाली हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज भी हो रही है, ठीक है। जैसे सबका नाम बताता हूं। एक कोडिंग प्रणाली बनाई गई थी जिसका नाम था बीसीडी, है ना, या फिर इसको है ना 8421 कोडिंग सिस्टम के नाम से भी बोलते थे, और इसका फुल फॉर्म हुआ करता था बेटा बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर एक कोडिंग प्रणाली बनाई गई एस्की के नाम से जिसकी चर्चा अभी तक हमने की है। इसका फुल फॉर्म है, अच्छा ये लिख लो पहले कि इसमें क्या लिखा है 8421, इसका मतलब होता है 1 2 3 4, यानी ये 4 बिट वाला कोडिंग सिस्टम होता है। इसमें हर लेटर हर चीज के लिए 4 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आया एस्की वाला, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद रखना। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कितनी बिट्स थी इसमें, तो आंसर है 7 बिट्स, तो 7 पर टिक कर लीजिए, 7 भी लिख लीजिए। और बाद में इसको कितने बिट्स वाला बनाया गया, 8 बाइनरी बिट्स वाला बनाया गया, तो दोनों ही लिख लीजिए यहाँ पर। इसमें आपको 7 और 8 दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इसको दिमाग में ज्यादा रखना, 7 बिट वाले को, यानी एस्की जैसे ही लिखा हुआ आ जाए तुरंत 7 वाली बात सबसे पहले आनी चाहिए हमारे दिमाग में, 8 वाली बात की है, ठीक। इसके बाद एक और कोडिंग सिस्टम बनाया गया EBCDIC। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसमें केवल 8 बिट का ही सिस्टम होता है, 8 बाइनरी बिट वाला, ठीक है। और इसके बाद एक और होता है दैट इज यूनिकोड, ये और लिखिए यूनिकोड के नाम से। इसका अपना कोई फुल फॉर्म तो नहीं होता, बट इसके बेसिकली वर्जन होते हैं कुछ। एक वर्जन होता है UTF-8 के नाम से, एक वर्जन होता है UTF-16 के नाम से, और एक वर्जन होता है UTF-32 के नाम से। ये UTF-8 8 बिट वाला वर्जन है, UTF-16 16 बिट वाला वर्जन है, और UTF-32 32 बिट्स वाला वर्जन होता है, ठीक है। और UTF का भी अपना एक फुल फॉर्म है, लिख लीजिए यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, सर ये बताइए आप हर बार ये क्यों बोल रहे हैं कि एस्की कोडिंग सिस्टम या एस्की शब्द लिखा हुआ आ जाए तो 7 वाले को ही ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, 7 वाले को ही ज्यादा दिमाग में लाना, सबसे पहले 7 को याद लाइए, दिमाग में लाइए। एक्चुअली हुआ क्या है कि एट प्रेजेंट, यानी कि आज के समय, टुडे की मैं बात करूं,
टुडेज कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें, जो हमारे कंप्यूटर की बात चल रही है, इसमें क्या होता है, यूनिकोड कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसमें बेसिकली जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नाम सुना है आपने, वो हमारे कंप्यूटर में होता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कोडिंग प्रणाली यूज हो रही है वो यूनिकोड के नाम से यूज हो रही होती है। अब इसी यूनिकोड के अंदर ही एस्की कोडिंग सिस्टम भी मौजूद है, और वो भी 8 बिट वाला, जो बाद में बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर ही मौजूद है। इसलिए अगर मेरे से आज कोई ये बोले कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा कोडिंग सिस्टम काम कर रहा है, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूनिकोड बोलूंगा मैं। बट उसी यूनिकोड के अंदर 8 बिट वाला एस्की कोडिंग सिस्टम भी उसके अंदर ही मौजूद है। ठीक है ना, इसलिए हम 8 बिट वाला कोडिंग सिस्टम एस्की के नाम से अलग से आज के समय बोलते नहीं है। आज के समय केवल वही बोलेंगे, बस इतना बोल दीजिए कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बाइनरी बिट होती हैं। पर जब एस्की शब्द लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि वो कंप्लीटली इसी वाले की बात पूछ रहे हैं, जब शुरुआत में एस्की बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें कितनी बिट थी, 7 बिट होती थी। फिर जब इसको अपडेट किया गया, 8 बिट वाला बन गया, तो इसी को ही यूनिकोड के अंदर रख लिया है। तो इसलिए ज्यादा है ना, 8 एस्की कोडिंग सिस्टम 8 बिट वाला, इसकी चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती। क्योंकि जब इसकी चर्चा करेंगे तो फिर इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से कंप्यूटर के कोडिंग सिस्टम बनाए गए हैं और यूज भी हो रहे हैं। तो आज के समय पर जो यूज हो रहा है उसके ऊपर मैं डबल स्टार बना देता हूं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड नाम का कोडिंग सिस्टम आज के समय इस्तेमाल में लाया जा रहा होता है। बताओ बेटा, समझ में आ गया नहीं? तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है, और ये जो टॉपिक था वो भी आज की क्लास में यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप सो कि जो जानकारी मैंने दी आपको, जो बातें मैंने आपको बताई, वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इनसे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब पूछिए, जो क्लास के बीच में अपनी बात पूछ रहे थे इस टॉपिक से हटकर, जल्दी जल्दी लिखिएगा, जल्दी जल्दी पूछिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, इसमें इतना ही था। अब अगली क्लास में एक नया टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अब जो क्लास के बीच में आए थे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, वो गायब हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको भी उनकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो क्लास के लास्ट में नहीं पूछ पाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, पता है ज्यादातर बीच में जो बच्चे डाउट लेके आते हैं वो कौन से होते हैं? सर हमारा एक ये पेपर है, उसकी तैयारी हमें करनी है, कैसे करें? तो वो सब चीजें ना, देखो क्लास के बीच में डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। चलो, एक बच्चे का कमेंट आ गया, सर हम ITI TO कोपा ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं, 30 सितंबर यानी 30 सितंबर को पेपर है, तो आपको सिलेबस सेंड कर दें क्या? देखिए, ITI TO कोपा का जो सिलेबस है, उसकी सिलेबस वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल के सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में बना के डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाइए और वहाँ से देख लीजिए सिलेबस वीडियो को, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा बैच है, जो कि एक कंप्यूटर स्पेशल बैच है, वो कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो बैच है हमारा, ये कॉमन बैच है कंप्यूटर स्पेशल। ये स्पेसिफिक एग्जाम बैच नहीं होगा, जैसे कि किसी पेपर में 80 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, 100 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, वो फिर अलग बैच होते हैं, वो अलग तैयारी होती है उनकी। ये हमारा जो बैच है ना, ये जैसे आपके एग्जाम में सारे सब्जेक्ट आने हैं, उनमें 10 नंबर का, 15-20 नंबर का, 30 नंबर तक का कंप्यूटर आ रहा है, तो वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। बट किसी एग्जाम में 80 नंबर का, 100 नंबर का कंप्यूटर आना है, ठीक है, तो वो फिर अलग से होते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो MP का पेपर है ITI TO वाला, वो यहाँ से कवर नहीं होगा।
मोस्टली कवर हो जाएगा इस बैच से। आप एक बार सिलेबस वीडियो देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे, पता चल जाएगी आपको। तो आज की क्लास और सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।